नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का चंबल प्लान 29 में जीत का अरमान। पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि क्यों चंबल, वहां क्या है ऐसा जो कांग्रेस अपनी जीत की संभावनाएं वहां ढूंढ रही है और ये दावा कर रही है। पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा की सारी सीटें हम वहां जीत सकते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा, दया कुछ ना कुछ तो है। अब वो क्या है ये तो जीतू पटवारी जाने, लेकिन ये सही है कि ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा रीजन है जो रीजन भावनाओं के साथ, मुद्दों के साथ आगे चलता रहा है। और यही वजह है कि यहाँ लंबे समय से, करीब करीब 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया कांग्रेस को मध्य प्रदेश में। सिर्फ 14 महीने की 2018 का एक खुशनुमा हवा का झोंका सा था, वो झोंका छू कर गुजर गया, लेकिन उसकी यादें अभी तक ताज़ा हैं क्योंकि 2003 के बाद बहुत एक बंद कोठरी में, आप इसको माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं ज़्यादा बोल गया हूं तो, लेकिन ये सही है कि विपक्ष में लंबी अवधि तक रहना किसको प्रिय होगा। तो कांग्रेस भी इसी संत्रास में, इसी पीड़ा में, इसी घुटन में रही, लेकिन 18 में वो झोंका मिला। अब बहुत डेस्परेट है कांग्रेस, लेकिन डेस्परेट होने से वो झोंका फिर नहीं मिल सकता। अटूट मेहनत, त्याग, परिश्रम, ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। तो चलिए, ग्वालियर चंबल में आप अगर कुछ देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम डिबेट की तरफ बढ़े उससे पहले हम देखेंगे हमारी ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद डिबेट की तरफ चलेंगे। कांग्रेस में संगठन सृजन का दौर चल रहा है। इसके सहारे कांग्रेस अपने लिए 2028 में सत्ता का दरवाजा खोलना चाहती है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार प्रदेश नाप रहे हैं। इसी कड़ी में वो ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर चंबल को लेकर बड़ा दावा किया। उनके दावे से पहले आपको बताते हैं इस अंचल में क्या है कांग्रेस का विनिंग प्लान। संगठन की फौज तैयार कर रही कांग्रेस, माइक्रो लेवल पर तैयार होगी कमेटियां, हर स्तर पर नेताओं को दी जाएंगी जिम्मेदारियां। नगर निगम में होगी 100 लोगों की फौज, नगर पालिका में 50 की फौज होगी, पंचायत स्तर पर भी गठित होगी कमेटी। 20 फरवरी तक इस पर शुरू होगा काम। कार्यकर्ता बूथ लेवल तक सुनेंगे समस्या। इस प्लान में जन जन तक पहुंचेगी कांग्रेस, जमीनी फोर्स करेगी बीजेपी की घेराबंदी। इससे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, ये स्थानीय नेता भी मान रहे हैं। मेन जो भूमिका रहती है पार्टी में, जो विधायक और सांसद बनाते हैं कार्यकर्ता, वो सबसे बड़ा नेता होता है वार्ड का और पंचायत के बूथों का नेता। तो ये एक जमीनी फौज तैयारी करने का एक ये मीटिंग बुलाई है। इससे हमारे गांव और शहर में जमीनी लेवल पर एक कार्यकर्ता एक फौज की तरह तैयार होगा। ये तो हुआ कांग्रेस का जमीनी फॉर्मूला। जमीनी तैयारी के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ग्वालियर चंबल अंचल की सभी लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। वहीं बीजेपी पटवारी के दावे को हसीन ख्वाब बता रही है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, मजबूत थी और मजबूत रहेगी। आने वाले समय में यहाँ के सारे सांसद कांग्रेस के आएंगे। मैं वचन दे रहा हूँ इस सार्वजनिक ग्वालियर चंबल की। कि जिस नेता के नेतृत्व में 29 के 29 सीटें कांग्रेस लोकसभा की हारी हो, वहां पर जाके वे अपने नेतृत्व को स्थापित करने के लिए बड़बोलापन दिखाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये ग्वालियर की जनता है, चंबल की माटी है, ये जानती है कि कौन प्रदेश का, देश का भला करेगा, ये उसी का साथ देती है। और इसीलिए लगातार लोकसभाओं की सीट हो या विधानसभा, कांग्रेस को सदैव अस्वीकार करती आई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र का चुनावी इतिहास भी पटवारी के दावे को सपोर्ट नहीं करता। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की चारों लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत का झंडा फहराया, तो 2019 और 2014 में भी बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था। अब सवाल यह है कि लगातार हार के बाद भी जीतू पटवारी ग्वालियर चंबल को कांग्रेस के लिए सत्ता की चाबी क्यों मानते हैं, उनके दावे में कितना दम है, सुनिए इस पर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं। विधानसभा हो या लोकसभा की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ हमेशा से महत्वपूर्ण फैक्टर रहे। वहाँ के चुनाव परिणामों पर उनका असर रहा। लेकिन लोकसभा में आप देखेंगे कि सिंधिया के अलावा कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीटें वहाँ
जीत नहीं पाती है। कांग्रेस यदि उम्मीद कर रही है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो इस दिशा में प्रयास करे और एक नेतृत्व खड़ा करेगी, तो आम जनता को भी एक अच्छा नेता मिलता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जरूर बीजेपी को शानदार टक्कर दी थी, जब उसने अंचल की 34 में से 16 सीटें जीती थी। वहीं 2018 में जब उसकी सरकार बनी तो कांग्रेस ने 26 सीटों पर विजय पताका फहराई थी। ये वो दौर था जब ग्वालियर चंबल में सिंधिया कांग्रेस का सबसे बड़ा और मजबूत चेहरा थे। अब तस्वीर बदल चुकी है, कई दिग्गज पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में पटवारी का दावा सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद ही नजर आता है। तो ये दावा हुआ क्यों? 2009 को छोड़ दें, जब दो लोकसभा सीटें कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में बांटी थी, उसके बाद से 2014, 2019 और 2024 क्लीन स्वीप रहा है 3 लोकसभा इलेक्शंस में, चंबल की अगर सीटों की बात करें तो। अगर आप ये भी कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर माइनस कर लें कांग्रेस से तो उम्मीद है, तो फिर 19 में क्यों क्लीन स्वीप हुई और 24 में क्यों क्लीन स्वीप हुई? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस को देना होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस अगर ये कह रही है और अगर वो एक कोई मॉडल प्रोजेक्ट चंबल में, ग्वालियर में लागू कर रही है, तो ये एक अलग बात है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे परिचय लेंगे, लेकिन पहले हमारे सवाल देखिए। क्या चंबल प्लान से पूरा होगा 2029 में कांग्रेस का जीत का अरमान? लगातार हार के बाद भी पटवारी को ग्वालियर चंबल की ही चाबी की ज़रूरत क्यों है सत्ता रूपी ताला खोलने के लिए? सिंधिया के बाद चंबल में कांग्रेस बड़ा चेहरा तैयार क्यों नहीं कर पाई? ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर सिंधिया के बाद वो चेहरा कौन है, कौन हो सकता है? चलिए, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है। और संयोग है कि वो उसी रीजन से आते हैं जिस रीजन की बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो हमारे साथ रहेंगे अपनी भव्य मूँछों के साथ, और पीछे ढेर सारी किताबें जो झमकती चमकती रहती हैं उनके साथ। उनका बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार, जो राजनीति की रग रग से वाकिफ़ हैं, ऐसे जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। कभी कभी आपको लगता होगा मैं कवि सम्मेलन की तरह परिचय देता हूँ कि अपने छंद से एक वातावरण बदलने वाले कवि जगदीश द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। लेकिन सर, थोड़ा हंसने के लिए ज़रूरी है सर, नहीं तो वही तनाव डिबेट का, ये ऐसा वो वैसा, क्या कर दिया, क्या हो गया, थोड़ा ऐसा करने के लिए कभी कभी विषयांतर नहीं कर रहा हूँ। जगदीश जी, ये बात आपको कितनी दमदार लगती है और क्यों ग्वालियर चंबल? ग्वालियर चंबल में देखें, अगर 3 चुनाव में क्लीन स्वीप है लोकसभा में, सिर्फ 2009 में 2 सीटें मिली थी। ग्वालियर और गुना तब सिंधिया जी होते थे साथ में, और ग्वालियर में उनका गहरा प्रभाव होता था। तो क्या फिर भी क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का यही एक ऐसा रीजन है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गया, जो परिवर्तन के साथ भी चला जाता है मुद्दों को? क्या यही उम्मीद लगती है जीतू पटवारी जी को कि यहाँ वो कुछ कर सकते हैं? जी देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अगर जीतू पटवारी जी ग्वालियर चंबल से उम्मीद कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस का वोट बैंक जमाने से रहा है। कांग्रेस वहां भाई बहुत कमजोर कभी नहीं रही ग्वालियर चंबल में। आप देखें कि जैसे एक जमाने में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनती थी उसमें ग्वालियर चंबल और छत्तीसगढ़, ये 2 ही इलाके उस समय महत्वपूर्ण होते थे। अब चूंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जब कमलनाथ जी सरकार में आए थे तब ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 28 या 29 सीटें जो मुझे याद है वो कांग्रेस ने ही दी थी। सरकार तो वहीं से बनी थी पूरी। बिल्कुल सही। सिंधिया जी का फैक्टर अपनी जगह है। बावजूद इसके शरद जी मैं एक बात कहूं, जो मैंने जितना उन चुनाव में वहां जाके देखा है, वहां कांग्रेस का एक वोट बैंक है। अगर वो इमरती देवी जो डबरा से लगातार 3 बार जीतती हैं कांग्रेस से, और बीजेपी में आते ही हार जाती हैं, और 2 बार से हार रही हैं लगातार। आप ये सारे फैक्टर वहां हैं। और कांग्रेस का वहां अगर, और एक बात और मैं आपको बता दूं, चूंकि वहां बीएसपी भी प्रभावी है 2 जिलों में, भिंड और मुरैना, जहां ज्यादा प्रभावी है। अगर वहां बीएसपी का वोट बैंक अगर शरद जी वहां काट दे, मैं पूरी निष्पक्षता से विश्लेषण करके बता रहा हूं,
तो वहां कांग्रेस शायद और प्रभावी हो जाए, क्योंकि वहां बीएसपी में वही लोग हैं ज्यादातर जो कभी ना कभी कांग्रेस में थे। तो मेरा कहना यह है कि वहां ग्वालियर चंबल में, खासकर भिंड, मुरैना और ग्वालियर, मैं शिवपुरी और गुना को उससे अलग करता हूं, इन 3 जगहों पर लोकसभा के अपने समीकरण होते हैं। लोकसभा का चुनाव देशव्यापी मुद्दों पे होता है, विधानसभा के चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, प्रत्याशी की छवि महत्वपूर्ण होती है। तो अगर जीतू पटवारी जी उम्मीद कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस वहां सिंधिया जी के जाने के बाद बिखरी हुई है, उस कांग्रेस को एकजुट करना बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चीज एक और कि वहां भिंड में जो भिंड के एक नेता थे डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी चुनाव हारने के बाद अब वैसे सक्रिय और वैसे, अच्छा एक उम्र का भी तकाजा है, वैसे नहीं रहे। तो अगर कांग्रेस को जीतना है तो वहां एक सशक्त नेतृत्व तो शरद जी तैयार करना पड़ेगा, तभी आप वहां जीत पाएंगे। आपने बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइन पर बात को आगे बढ़ाया जगदीश जी की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम शिवपुरी को और गुना को हटा दें तो बाकी 2 जो सीट्स हैं वहाँ भिंड और मुरैना, वहाँ कांग्रेस की संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं हैं, सिवाय आप अपनी गुटबाजी और ठीक कैंडिडेट ना देने की वजह से और एक कोई बड़ा चेहरा ना होने की वजह से आप पीछे सरकते रहें। तो स्ट्रैटेजी ठीक है, आप फोकस ठीक कर रहे हो। आप ये नहीं कि पूरे मध्य प्रदेश में गजब कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे। आपने उसी जगह को चुना है जहाँ आपका वोट बैंक है। अब ये आप कैसे करते हो कि क्या फिर गोविंद सिंह को चेहरा बनाया जाएगा, किसे, ये वक्त बताएगा। जी डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, क्या कहेंगे आप? ग्वालियर चंबल में उम्मीदें, परवान चढ़ाने का दावा जीतू पटवारी जी का। जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से बाहर नहीं निकल पा रही है। सत्ता की जो लोलुपता है उनमें, उससे पहले ही जीतू पटवारी जी खुद बोल चुके हैं कि हम गुटों में बटे हुए, दलों में बटे हुए, कबीलों में बटे हुए, टुकड़ों में बटे हुए। और गुटबाजी के साथ साथ मुकेश नायक जी का अभी का वर्जन था कि कांग्रेस में वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टोटा है, जब कार्यकर्ता है नहीं, कार्यकर्ता नेताओं में आपस में बन नहीं रही है, तो कहाँ से ये सब चीजें होंगी। जो संगठन सृजन की बात करते थे उन्होंने तो कांग्रेस को ही विसर्जन कर दिया पूरे आप देख रहे हैं कि इनकी लड़ाई झगड़े, इनके अलावा क्या दिखता है कांग्रेस में। कांग्रेस के लिए ये सब चीजें दूर की कोड़ी है शरद जी। और अभी तक आप देखेंगे कि जीतू पटवारी जी खुद असफल प्रदेश अध्यक्षों में से एक रहे हैं। लेकिन दुर्गेश जी, चाहे उनके समय इसी ग्वालियर चंबल में, एक सेकंड, हाँ नहीं मेरा सवाल आप जवाब दे दीजिएगा। डबरा से हार जाती हैं इमरती देवी, सिकरवार जी जो हैं सतीश जी, वो ग्वालियर के जिले की एक सीट से जीत जाते हैं। तो ये तमाम बातें, आप ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ गड़बड़ है मामला। देखिए शरद जी, 100% परफॉर्मेंस तो कोई भी, हम भी जहाँ लड़ते हैं, हम बूथ लेवल पे जाके लड़ते हैं। 65,827 बूथों पे जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर बूथ जीतें, पर ऐसा संभव होता नहीं है। और उसी के ही परिणाम ये होता है कि उनकी इक्का दुक्का सीटें आती रहती हैं और उन पे बात होती रहती है। पर उसके बाद भी अगर आपको प्रयास करने हैं तो मुझे लगता है कि आपको अभी तक का जो कार्यकाल है, क्योंकि उसको भी देखना पड़ेगा। 29 की 29 सीटें लोकसभा में ये आ रहे, 5.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता छोड़ गए, इनको बूथ पर बिठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, तो इनके पास योजनाएं तो है ही नहीं कोई भी जो जिसको जनता के बीच में लेके जाए। आपने जो पूर्व में भी जो आपने काम किए उसके आधार पर ही जनता चुनती है ना आपको। आप बताते हो कि हमने ये किया, कर्ज माफी का दंश कांग्रेस में दाग लगा हुआ है, और अन्य जो 973 वचन कमलनाथ जी ने दिए थे वही पूरे नहीं, एक वचन नहीं पूरे किए। तो इसलिए जनता, मेरे को लगता है, कांग्रेस से विमुख हो चुकी है। ये सब नेता आपसी लड़ाई में लड़ रहे हैं, कांग्रेस का संगठन सृजन विसर्जन के रूप में दिख रहा है। थोड़ी सी तो सद्भावनाएं रखा करिए और रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा शुभकामना ना भी देते आप तो ये कह देते करें प्रयास, देखते हैं जोर कितना बाजुए कांग्रेस में है। थोड़ा सा ये भी भाव आ जाए तो लोकतंत्र तो है ही हमारा बहुत अच्छा, और कांग्रेस बीजेपी के बीच में सौहार्द, इक्का दुक्का सीटें आती ही हैं उनकी। जी स्वदेश जी, क्या कहेंगे? ग्वालियर चंबल क्यों और कितनी आप अपने नेताजी के स्टेटमेंट के साथ तर्क सहित कैसे आप ये साबित करेंगे कि हम वहाँ झंडा गाड़ सकते हैं? शरद जी, ग्वालियर चंबल संभाग की कांग्रेस परिणामों पर हम आपसे ये चौथी चर्चा कर रहे हैं विधानसभा की। पहली 2018 की, फिर बाई इलेक्शन की, फिर 2023 की, और आज भी चर्चा होने लगी। और इन तीनों चर्चाओं में जो
परिणाम सामने आए हैं, इनके पूर्वानुमान जितना भी था बिल्कुल स्पष्ट था और स्पष्ट सामने भी आ गया। लोकसभा को छोड़ दिया जाए, जो निकल गया लोकसभा चुनाव उसको छोड़ दिया जाए। अब आप बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि हार जीत इक्का दुक्का सीटें आ जाती हैं, ग्वालियर चंबल संभाग तो वो संभाग है कि इनके पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कांग्रेस ने हराया था। अब सिंधिया जी की आप बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं और उनकी ताकत को बता रहे हैं। तो सिंधिया जी के महल की विधानसभा थी ग्वालियर पूर्व, जिसमें प्रत्याशी कांग्रेस के थे सतीश सिकरवार। तो उस महल की बाई इलेक्शन, जबकि सत्ता से विपक्ष के भी जीत नहीं पाता, वो भी हमने जीती। मतलब बाई इलेक्शन में भी हमने 9 सीटें जीत करके ये साबित कर दिया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में हम जबरदस्त मजबूत हैं। अब स्थिति बनती है, एक बात तो इससे भी बनती है कि जैसे बिगड़ती कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हम कहते रहे कि करप्शन की सरकार, और इसको मुख्य सचिव के उस बयान ने बिल्कुल प्रमाणित कर दिया कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे के काम नहीं करता। अब मुख्य सचिव ऐसा बयान सार्वजनिक दे दे, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता। और जनता ये सब देख रही है कि जब कोई कलेक्टर बिना उसके काम ही नहीं करता, आप योजनाएं बनाते हो और योजनाओं का सारा पैसा इनके जो क्या कहना चाहिए सत्ताधीश लोग हैं वो और उनके गुर्गे, वो सब इकट्ठे होकर के ब्यूरोक्रेट्स को साथ लेकर के वो पूरा पैसा हजम कर जाते हैं। योजनाएं भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। ये सारी चीज़ें, और माननीय जीतू पटवारी जी ने जिस तरह से माइक्रो लेवल पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया है, शुरू कर दिया है, तो वो एक साबित करता है कि ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, मध्य प्रदेश में 2028 में हम सरकार भी बनाएंगे और 2029 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग बहुत अच्छे परिणाम दे करके इनको ये दिखा देगा कि जैसे इन्होंने कहा इक्का दुक्का सीटें, तो भाजपा की इक्का दुक्का सीटें ही आने वाली हैं। बीजेपी को भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। खूब डट कर लड़िए, अड़ कर लड़िए, लोकतंत्र को मजबूत करिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़ाई अच्छी होनी चाहिए। ये 29-0 इस तरह के नतीजे नहीं आने चाहिए। कम से कम आपकी स्ट्रेंथ 0 में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जगदीश जी, क्या लगता है आपको? स्वदेश जी दावा तो कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था, ये स्थिति वो स्थिति, लेकिन जिस स्टेटमेंट का वो जिक्र कर रहे हैं वो स्टेटमेंट मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम ब्यूरोक्रेट का है, जो कथित रूप से जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में काम ठीक नहीं चल रहा है। यानी ये बात भी कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही है, ये बात भी आई है खुद सत्ता तंत्र की तरफ से कथित रूप से। तो कांग्रेस सड़क पर है क्या, और क्या उसको आना ही होगा तभी ये परिवर्तन घटेगा? जी देखिए शरद जी, बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, चूंकि सबसे बड़ी चीज तो ये कि आप कांग्रेस बैठ के, स्वदेश जी यहाँ बैठ के माने ना माने, लेकिन एक जमीनी सच्चाई वो भी जानते हैं। ये भाजपा के साथ भी था, क्योंकि भाजपा ने भी बहुत लंबा बनवास झेला है, बहुत मुश्किल से सत्ता में आई है 2003 तक। बहुत लंबा बनवास बीजेपी ने झेला है, और हम आपने विधानसभा में बैठ के देखा है कि हर बार गोपाल भार्गव जी लगातार चार बार तक तो विपक्ष में बैठते रहे, हर बार आके। पटवा जी ने अधिकांश राजनीतिक जीवन जो है विपक्ष में गुजार दिया। तो एक लंबा कालखंड बीजेपी का भी बनवास का रहा है। और जब आप देखना कि जब आप सत्ता में नहीं होते तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक मायूसी छाती है, निराशा छाती है। लेकिन बीजेपी के साथ जो प्लस पॉइंट था, वो प्लस पॉइंट ये था शरद जी कि कहीं भी उसके पीछे संघ था, कैडर बेस्ड पार्टी थी, संघ का स्वयंसेवक था। संघ ऐसे लोगों को तैयार करता था, पूर्णकालिकों को, और लगातार जो है चुनाव से पहले समयदानी कार्यकर्ताओं को भेजता था, पूर्णकालिकों की ड्यूटी लगाता था। और तहसील स्तर पे आपने देखा हो, संघ के उस जमाने में संगठन मंत्री काम किया करते थे। अब चूंकि सत्ता में आ गया है तो उससे लगा कि इसकी जरूरत नहीं, तो समय आपने देखा हो तहसील संगठन मंत्री, जिला संगठन मंत्री के बाद संभाग संगठन मंत्री भी उसने समाप्त कर दिए, क्योंकि अब वो सीधा नियंत्रण कर सकती है, उसे लगता है जरूरत नहीं। कांग्रेस के पास वो मैकेनिज्म शरद जी नहीं है, क्योंकि ये कार्यकर्ता आधारित दल नहीं रहा, नेता आधारित दल रहा। इसे बहुत लंबी शरद जी यात्रा तय करनी है, और कांग्रेस को अपना बूथ लेवल बहुत मजबूत करना होगा। क्योंकि मैं अभी भी कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी के पास इस समय कार्यकर्ता बल भी है, सत्ता बल भी है और धन बल भी है। वो तीनों चीजों में कांग्रेस बहुत आगे है, और पूरे 5 साल ये पार्टी चुनावी बोर्ड में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से मोर्चा संभाला है
तब से को चुनावी मशीन बना दिया इस पार्टी को शरद जी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसे चुनाव हराना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है जगदीश जी। और आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये भी कहूँगा कि जैसे डबल इंजन की सरकार का नारा है, तो लोकतंत्र में भी खासतौर से उत्तर मध्य भारत की पट्टी में ये डबल इंजन बहुत कारगर होता है। आप याद कीजिए 92 में एक तरफ आडवाणी जी रथ यात्रा पे निकले थे और उत्तर मध्य भारत में राम मंदिर की एक लहर थी, और उस लहर ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका दिया, और इसीलिए अगला एक दशक बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। न सिर्फ वो 95 के बाद सत्ता में केंद्र में लौटती है, बल्कि 6 साल तक रहती है, और उसी के बाद 2000 का दशक एक सुनहरा दशक बनता है। एक समय इंदिरा गांधी कांग्रेस के लिए ये भूमिका अदा करती थी, फिर जैसा आपने कहा 14 के बाद मोदी जी ये भूमिका अदा करते हैं। कैंपेनर मोदी अलग हैं, प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं, जहां वो जाते हैं सीटों पर असर डालते हैं। कांग्रेस इसमें भी कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आती है, क्योंकि उस तरह के चमत्कारिक राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, शुभकामनाएं हैं, लेकिन अभी वो इमरजेंस शायद आना है। दुर्गेश जी देखिए शरद जी, आप राहुल जी की बात कर रहे हैं और वो भगवान श्री राम का नाम ही लेने में परहेज करने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि अब भाजपा से तो आप लड़ाई लड़ लो, पर अगर भगवान राम से ही आप लड़ाई लड़ने लगोगे तो आपका फिर भगवान भी मालिक नहीं हो पाएगा। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अपने हिसाब से हमारे स्वदेश शर्मा जी उसी चंबल बेल्ट से ही आते हैं, और जितनी बार भी ये जहां प्रभारी रहे वहां पे भी इक्का दुक्का सीटें ये जीत के लाते हैं, तो इनको बधाई हो उस चीज की। मेहनत करें, मेहनत सबको करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल है हम लोग, हर आदमी को अपनी मेहनत करनी चाहिए। पर जैसा जगदीश जी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारा कार्यकर्ता है। हाँ, और वो कार्यकर्ता का भाव अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना कि मेरे बॉस नितिन नवीन जी हैं और मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। तो हमारा जो ये कार्यकर्ता का भाव, जो बूथ पे बैठा कार्यकर्ता है वहां से लेकर प्रधानमंत्री तक, निश्चित रूप से पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता भाव से काम करता है। और यही कारण है हमारे सभी नेताओं में वो भाव रहता है। सब लोग आपसी मेल जोल में रहते हैं, सब आपसी एक दूसरे की सुनते हैं। ये एक ताकत है हमारी, और हमारा कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है। और निश्चित रूप से हम बूथ लेवल पर जाके काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा 24/7 365 दिन जनता के बीच रहने वाला कार्यकर्ता है। और इसके लिए अगर पटवारी जी बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए। इन सब चीजों से जनता में आप अपने कार्यकर्ताओं में तो ताकत की बात एक संचार कर दोगे, पर जनता ही जब आपके साथ नहीं है, आप सिर्फ आलोचनाओं से ही राजनीति में अपनी जगह नहीं बना सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से जगह नहीं बना सकते। आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता के बीच तो जाना ही पड़ेगा। लाल प्यार दुलार और स्वदेश जी जो सवाल उठाए हैं आपके मित्र ने, डॉक्टर दुर्गेश ने, उनके उत्तर भी दीजिए। देखिए सच बात ये है शरद जी और दुर्गेश भाई आप भी सुनिए, कांग्रेस कभी कमज़ोर नहीं रही। ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में जो संगठनिक क्षमता है वो क्षमता मैं समझता हूँ कई गुनी ज़्यादा भाजपा में दिखाई दी। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा भी था कि भाजपा से हमारा चुनाव होता है तो भाजपा से नहीं होता है, हमारा चुनाव संगठन से होता है। और माननीय जीतू पटवारी ने जिस तरह से कमान संभाली है संगठन को मजबूत करने की, ये ऐसी कड़ी जोड़ी है उन्होंने कि बनबू 10 यूथ से आगे बढ़ करके उन्होंने माइक्रो लेवल पर, पंचायत स्तर पर एक फौज गठित करने के लिए पूरा प्रदेश नाप डाला और लगातार मेहनत कर रहे हैं। और युवाओं में भयंकर जोश है, भरी उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं सरकार द्वारा, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जनता साथ दे रही है। जनता साथ ना दे रही होती तो आज इतने उत्साहित नहीं होते और आज इतने बड़े चैनल पर कांग्रेस की मजबूती के लिए डिबेट ना हो रही होती। जी दुर्गेश जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैंने कहा ना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग हैं, इनको सपने देखने दीजिए शरद जी। ये सपने तो सभी को देखने दीजिए दुर्गेश जी। सपने नहीं रहेंगे तो उम्मीदें नहीं रहेंगी। सपनों पर तो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जी। नहीं, सपने देखने दीजिए, बाकी जनता के बीच में भी आना पड़ता है शरद जी। चुनाव में अगर आप चैनलों पे बैठकर अच्छी बातें कर लो, आप बैठ के, उनसे जनता उनको अच्छा नहीं मानती। चलिए ये जानती है कि आप 24/7 उनके साथ हैं। जगदीश जी का कंक्लूडिंग रिमार्क, बहुत कम समय मेरे पास, 15 सेकंड में चाहूंगा, क्या बदल सकता है कांग्रेस को? और अभी जो आधा रास्ता हमने चुनाव के पहले का आधे से थोड़ा सा कम तय किया है, कांग्रेस की उम्मीदें आपको किस दिशा में जाती दिख रही हैं?
सर जी, उम्मीदें, जैसे आपने कहा कि उम्मीदें होगी तभी तो राजनीति होगी। राजनीति में आपने देखा हो कि कई बार निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा होकर 2-2, 4-4 करोड़ खर्च कर देता है। वो भी इसी उम्मीद से करता है ना कि मुझे जीतना है। चुनाव तो जीतने के लिए लड़े जाते हैं, हारने के लिए नहीं लड़े जाते। बावजूद इसके कांग्रेस के लिए रास्ता असंभव नहीं है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। जो मैंने आपको कारण गिनाए वो सारे कारण अगर कांग्रेस पे विचार करें, रास्ता उसके लिए कठिन है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर उससे जो कहा कि टोटल जमीन पे आना पड़ेगा और सारे नेताओं को एक मंच पे खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य यही होता है कि उसके नेताओं के बयान जिस तरह से आते हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में सारे समीकरण गड़बड़ा देते हैं। शरद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और केदारनाथ सिंह एक सुप्रतिष्ठित साहित्यकार और कवि, उनकी एक कविता मुझे भी बड़ी प्रिय है कि मौसम चाहे जितना खराब हो, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं। वो किसी अदृश्य खिड़की से हर आते जाते व्यक्ति को देखती हैं और बुदबुदाती हैं, धन्यवाद धन्यवाद। ये उम्मीदों का, आशाओं का वो अनंत आकाश है जिसके सहारे आप हिमालय की दुर्गम चोटी पर भी चढ़ सकते हैं। अब ये आत्मनिरीक्षण का विषय एक व्यक्ति और एक संगठन के लिए भी है। क्या अनंत उम्मीदों का, आकांक्षाओं का, आशाओं का वो आकाश आपके मन के भीतर है, या उसमें मलिनता आ गई है, या आप उसे देख नहीं पा रहे हैं? ये कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण से समझना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा, और मिलिए छत्तीसगढ़ काडर के 2019 बैच के IAS ऑफिसर, राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव। नमस्कार।